नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। रामनगर में बीजेपी के चिंतन शिविर का समापन हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के इस चिंतन शिविर में 2022 की रणनीति को लेकर चर्चा हुई और 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की रणनीति किस तरीके की होगी उसको लेकर 3 दिनों तक बीजेपी के आला नेताओं ने इस दौरान चर्चा की। चुनावी रणनीति बनी है और इसमें यह तय हुआ है कि बूथ स्तर तक के लिए कार्यकर्ताओं को एकजुट किया जाए। बूथ स्तर तक के सम्मेलन जुलाई से शुरू किए जाएंगे, यानी कि अभी शुरुआत हुई है रामनगर में चिंतन शिविर के साथ और अब पार्टी पूरे प्रदेश में जाएगी और जुलाई से बूथ स्तर तक के कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। बूथ अध्यक्षों के प्रदेश सम्मेलन में जेपी नड्डा शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बूथ स्तर के जो कार्यक्रम होंगे उसमें शामिल होंगे। इसके अलावा जो पन्ना प्रमुख हैं उनके लिए एक प्रदेश स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और उस प्रदेश स्तरीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। रामनगर में भारतीय जनता पार्टी का ये 3 दिवसीय चिंतन शिविर था जो आज खत्म हो गया है। इस शिविर में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी ने रोडमैप तैयार किया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के मुताबिक आगामी चुनाव के कार्यक्रमों के साथ साथ रणनीति पर चर्चा हुई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि 2022 के चुनाव में जाने को लेकर सभी तैयारियों पर इन 3 दिनों में बातचीत हुई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि केंद्र और राज्य की नीतियों के बारे में चर्चा हुई है। 3 दिन की बैठक के दौरान यह तय हुआ है कि जुलाई के महीने में जिले की कार्य समिति आयोजित की जाएगी। मंडल कार्य समिति जुलाई के महीने में होगी। शक्ति केंद्रों की बैठक को भी जुलाई के महीने में किया जाएगा। 1 जुलाई को सभी मोर्चा की बैठक देहरादून में आयोजित की जाएगी। अक्टूबर में पार्टी जनसंपर्क अभियान की शुरुआत करेगी। विधायक, मंत्री, पदाधिकारी, पार्टी के सभी कार्यकर्ता सभी संपर्क अभियान में शामिल होंगे। नवंबर के महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उत्तराखंड में रैलियां प्रस्तावित की गई हैं। दिसंबर के महीने में पूरे प्रदेश में बीजेपी यात्रा करेगी। चिंतन बैठक परसों कल और आज 3 दिन के लिए हम यहाँ रामनगर में बैठकर हमने पार्टी के चुनाव तक के आगामी कार्यक्रमों पर, अपनी स्ट्रेटजी पर, चुनाव की दृष्टि से महत्वपूर्ण चर्चा इस रूप में की। पिछले 2 दिनों में समय समय पर आपको जो चिंतन बैठक में कार्यक्रम स्वरूप हमने चर्चा की है उससे अवगत भी कराया गया है। हमारी चिंतन बैठक परसों कल और आज 3 दिन के लिए हम यहाँ रामनगर में बैठकर हमने पार्टी के चुनाव तक के आगामी कार्यक्रमों पर, अपनी स्ट्रेटजी पर, चुनाव की दृष्टि से महत्वपूर्ण चर्चा इस रूप में की। पिछले 2 दिनों में समय समय पर आपको जो चिंतन बैठक में कार्यक्रम स्वरूप हमने चर्चा की है उससे अवगत भी कराया गया है। 3 दिन का ये चिंतन शिविर अपने राष्ट्रीय संगठन महामंत्री माननीय संतोष कुमार जी और अपने प्रभारी राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार जी, सह प्रभारी रेखा वर्मा जी और उनका पूरा समय मार्गदर्शन मिला और सभी जो निश्चित लोग इसमें जो संख्या थी, जो आगे का लिए पूरा नेटवर्क और तैयारियां, उस दृष्टि से चर्चा बातचीत ये रही है और सफल बैठक रही। उत्तराखंड में कैसे प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान रहे, उत्तराखंड के लिए प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण हो, उत्तराखंड में जो अंतिम व्यक्ति है उसको भी लाभ पहुंच सके, उसके जीवन को भी सुगम बना सके, उस सब को लेकर हमारी सरकार काम कर रही है। आने वाले समय में करीब 6 महीने से अधिक का समय बचा है। उस समय में किस प्रकार से हम और इस कार्य को बेहतर कर सकते हैं और किस तरीके से इन कामों को
जनता के लिए और उपयोगी बना सकते हैं, उसको लेकर भी चिंतन किया। कैसे चुनाव लड़ना है उसको लेकर भी चिंतन किया। उत्तराखंड के विकास को और गति कैसे देनी है उसको लेकर भी चिंतन किया। उत्तराखंड कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष को लेकर घमासान मचा हुआ है। नेता प्रतिपक्ष के नाम का फैसला अब सोनिया गांधी करेंगी। उत्तराखंड कांग्रेस का नेता प्रतिपक्ष कौन होगा उसको लेकर देहरादून से लेकर दिल्ली तक बैठकें चल रही हैं, लॉबिंग हो रही है और अभी तक कोई आम सहमति बन नहीं पाई है, जिसके बाद यह तय किया गया है कि कांग्रेस की जो वर्तमान में कार्यकारी अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, वो तय करेंगी कि उत्तराखंड में नेता विपक्ष कौन होगा। विधायक दल की बैठक हुई, लेकिन विधायक दल की बैठक में इसमें सहमति नहीं बन पाई है। अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के बीच कौन ये अगला होगा उसको लेकर रणनीति बनाई जा रही थी, लेकिन आम सहमति नहीं बनी है। लेकिन जो बात निकलकर सामने आ रही है कि नेता प्रतिपक्ष चुनने में क्षेत्रीय संतुलन को साधा जाएगा और जातिगत संतुलन को भी साधने की कोशिश होगी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर 7 जुलाई तक के लिए रोक लगा दी है। कोर्ट ने आधी अधूरी तैयारियों के लिए अफसरों को जमकर डांट लगाई है। वहीं राज्य सरकार ने भी चारधाम यात्रा को लेकर यू टर्न लिया है और यात्रा को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया है। कहा यह जा रहा है कि ऐसा उत्तराखंड हाईकोर्ट के ऑर्डर को मानते हुए किया गया है। इससे पहले सोमवार को ही राज्य सरकार ने चारधाम यात्रा को लेकर कोविड गाइडलाइंस जारी की थी और 1 जुलाई से यात्रा शुरू करने का ऐलान किया था, जबकि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने यात्रा पर 7 जुलाई तक के लिए रोक लगाई हुई है। चारधाम यात्रा पर सरकार की फजीहत, हाईकोर्ट ने बता दी तैयारियों की हकीकत। मुख्य और पर्यटन सचिव को फटकार, चारधाम पर चौतरफा घिरी सरकार। उत्तराखंड की नाकारा नौकरशाही ने एक बार फिर हाईकोर्ट में तीरथ सरकार की फजीहत करा दी। बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं और चारधाम यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल पालन को लेकर अफसरों के बार बार दिए एफिडेविट से नाराज हाईकोर्ट ने 7 जुलाई तक चारधाम यात्रा के संचालन पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव और पर्यटन सचिव को भी जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने अफसरों से सवाल किया है कि क्या हरिद्वार कुंभ के दौरान जो हुआ उसी को चारधाम यात्रा के दौरान दोहराने दिया जाए। कोर्ट ने पूछा कि जब कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी गई तब बिना इंतजाम के साथ सरकार चारधाम यात्रा क्यों शुरू करना चाह रही है। कोर्ट ने चारधाम यात्रा की लाइव स्ट्रीमिंग भी करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। सुनवाई जो है वो 7 जुलाई को है और तब तक के लिए इसमें विस्तृत कार्य योजना और जो माननीय उच्च न्यायालय ने ये भी निर्देश दिए हैं कि जो चारधाम के जो गर्भगृह हैं वहाँ से हम लोग लाइव दर्शन की भी व्यवस्था कराएं। तो इस संबंध में राज्य सरकार को निर्णय लिया जाना है और देवस्थानम बोर्ड को इसमें कोई आपत्ति नहीं कोई दिक्कत है, हम इसको कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि इसमें कुछ वहाँ के जो लोकल पंडे पुरोहित हैं उनकी जन भावनाएँ इसमें सम्मिलित हैं, उनसे भी बात कर ली गई है और अगर इसमें राज्य सरकार हमें निर्देशित करती है तो तदनुसार हम कार्रवाई करेंगे। आपको बता दें कि तीरथ सरकार ने 25 जून को हुई कैबिनेट बैठक में सीमित चारधाम यात्रा शुरू करने का फैसला लिया था। फैसले के तहत चमोली के लोगों को बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने की इजाजत दी गई थी, जबकि रुद्रप्रयाग जिले के लोगों को केदारनाथ धाम और उत्तरकाशी के लोगों को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के दर्शन की अनुमति दी गई थी। साथ ही सरकार 11 जुलाई से यात्रा के दूसरे चरण में बाकी प्रदेशवासियों के लिए चारधाम यात्रा खोलने की तैयारी चल रही थी। लेकिन हाईकोर्ट चारधाम यात्रा की तैयारियों से संतुष्ट नहीं हुआ। चारधाम यात्रा स्थगित होने पर विपक्ष को भी बड़ा मुद्दा मिल गया। आप और कांग्रेस के नेता सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। न्यायालय ने कहा है कि हमें सजीव चित्रण करके दिखाइए कि आप कैसे, आपकी टेस्टिंग प्रक्रिया होगी, कैसे आप चारधाम यात्रा करवाएंगे, ये आप हमको बताइए एक लाइव टेलीकास्ट के जरिए। और उन्होंने ये भी कहा 1 जुलाई के बदले यात्रा 7 जुलाई से अब होगी। तो ऐसे में असमंजस की स्थिति पर्यटन व्यवसायियों के लिए है, चारधाम यात्रियों के लिए है, परिवहन व्यवसायियों के लिए है और सरकार अपनी तैयारियां पूरी करती नहीं, उसका खामियाजा जनता भुगतती है। अभी सरकार किसी तरीके के कोविड गाइडलाइंस को पालन नहीं करना चाहती है और केवल जल्दबाजी में इस यात्रा को कराना चाहती है। मुझे लगता है कि हाई कोर्ट ने अब ये जिम्मेवारी उठा ली है कि इनको सीधा किया जाए और इनको ठीक किया जाए। निश्चित तौर पे ये सरकार के लिए शर्म का विषय है कि ये रोज हाई कोर्ट में जाकर डांट खा रहे हैं। हाईकोर्ट ने अफसरों को कमियां दूर करने के लिए कई मौके दिए।
लेकिन अफसर जानबूझकर अधूरी जानकारियों के साथ अदालत में आते रहे और मजबूरन कोर्ट को महामारी के खतरे से लोगों के जीवन को बचाने के लिए सख्त फैसला लेना पड़ा। उत्तराखंड राज्य में चारधाम यात्रा संचालन को लेकर सरकार के सामने दोहरी मुसीबत है। पहली, हाईकोर्ट को सरकार अपनी तैयारियों से संतुष्ट नहीं कर पा रही है। दूसरा, पार्टी के अंदर खाने ही नेता समय समय पर चारधाम यात्रा संचालित करने की बात कहते हैं। सरकार पहले 16 जून से यात्रा शुरू करना चाहती थी, नहीं कर पाई, और अब 1 जुलाई से भी यात्रा शुरू करने की एसओपी को उसने वापस ले लिया है। बहरहाल देखना होगा 7 जुलाई को कोर्ट में पेशी के दौरान सरकार अपना क्या पक्ष रखती है और अदालत इससे कितना संतुष्ट होती है। कैमरामैन अनूप भट्ट के साथ सुदीप जैन, देहरादून, न्यूज़ 1 इंडिया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।